हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो भी पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और मेरा मानिए तो आप पहले वो वीडियोस देखिए, बिकॉज थोड़ा बहुत लिंक हर पार्ट एक दूसरे से है ही। यूनिट 1 आपस में लिंक्ड है ही। बार बार मैं एक ही टॉपिक आपको समझा ज़रूर दूँगी, बट इतना डिटेल में नहीं समझाऊँगी बार बार, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। बाकी अब टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल होता क्या है, सबको पता है। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को ही हम सेल कहते हैं। अब जो सेल होता है, जब डिफरेंट टाइप की सेल्स आपस में मिलती हैं तो वो एक टाइप का टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन जुड़ती हैं तो क्या फॉर्म होता है, टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू बहुत स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, क्या है, सेल्स ही तो है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, ब्लड बनाती हैं। ठीक, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन्स। अब जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ आपस में जुड़ते हैं, मैंने क्या कहा, सेल्स सेम टाइप के सेल एक टाइप का टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाते हैं। पर जब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रॉपर ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जो हमारी प्रॉपर लाइफ के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, कैसे ह्यूमन बॉडी बनती है, अगर देखा जाए तो मेल से स्पर्म और फीमेल का ओवा जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूजन होता है इन दोनों का, तो क्या बनता है, जाइगोट। ये भी एक सबसे सिंगल सेल ही होता है और यही एक ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर डेवलप करता है। ठीक है, तो जो जाइगोट होता है वो भी एक टाइप का सेल ही है। कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म। सेल डिविजन एंड डिफ्रेंसिएशन डेवलप्स डिफरेंट टिश्यू। अब इसी सेल का अगर जाइगोट की बात करें तो जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा। आपने पढ़ा होगा 11th-12th में ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, ये सब बनता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रही है, मतलब अलग अलग सेल्स अलग अलग जगह जाके बैठ रही हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, और इससे डिफरेंट टाइप का टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर सबको ही पता है। सेल हमारा किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंक्लोज होता है। आपने प्लांट सेल, एनिमल सेल तो आप लोग 9-10 से पढ़ रहे हैं ना। तो सेल किससे इंक्लोज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंक्लोज होता है। और उसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब किसके अंदर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। किसमें सस्पेंडेड होता है, मतलब किसके अंदर डूबा हुआ होता है, वाटरी फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं साइटोसोल, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, जब सेल का स्ट्रक्चर आएगा तो बेसिकली आपको पहले सेल के बारे में बताना है, सेल क्या है, कैसे बनता है, ये सब। उसके बाद आप सेल के बारे में बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ये ऑर्गेनल्स किसमें सस्पेंडेड होते हैं, वाटरी फ्लूइड में, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनल्स हैव इंडिविजुअल एंड हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब ये ऑर्गेनल्स जो भी होती हैं, इसका भी बहुत फंक्शंस होते हैं। ये चीज़ों को डाइजेस्ट करती है, न्यूट्रिशन को गेन करती हैं, और जो भी हमारा वो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसको बाहर भी निकालती है, मैंने आपको पहले बताया है। तो ऑर्गेनल्स का ये भी काम होता है, बहुत इंडिविजुअली एंड हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। किस में इंक्लोज होती है, इनकी अपनी भी मेम्ब्रेन होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में ही सारी ऑर्गेनल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारी ऑर्गेनल्स हैं, पर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल जो भी है ना, वो भी अपनी एक मेम्ब्रेन से ढकी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, लंच बॉक्स आप लेके जाते हैं। अब लंच बॉक्स के अंदर आपका पराठा भी है, सब्जी भी है, अचार भी है, सैलड भी है, ये सब है। बट इसको आपकी मदर ने अलग अलग फॉइल पेपर में या फिर किसी और डिब्बी में ऐसे रखा है ना, तो इनका पर्टिकुलर भी एक एरिया है जिसके अंदर ये है। ये प्रॉपरली तो एक लंच बॉक्स में सराउंडेड है, पर इसके अंदर भी जो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये खुद भी फॉइल पेपर या किसी भी मटेरियल से ढकी हुई हैं। तो यही इसमें बताया गया है। अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये है सेल का स्ट्रक्चर। बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियस से ही हमारे क्या जुड़े हुए होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं। एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ। क्या डिफरेंस है रफ और स्मूथ में, स्मूथ वाले में राइबोसोम्स नहीं होते। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डॉट 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 प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। क्यों, इसमें राइबोसोम्स नहीं है, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स। गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये गोल्जी अपरेटस है, बट मैंने आपको स्मूथ के केस में बताया, तो स्मूथ भी आपस में ऐसे ही जुड़े हुए ही होते हैं, ठीक है। ये स्मूथ हो गए, ठीक। ये गोल्जी अपरेटस हो गया। फिर ये जो मैंने बताया था सस्पेंड होते हैं फ्लूइड में, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस होता है सेल भी कहते हैं। क्या काम होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना, एटीपी और ये सब। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने आपको बताया ये है। ये ऑल्दो न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं, ठीक। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एनिमल्स के केस में सेल मेम्ब्रेन ही होती है, पर प्लांट्स के केस में क्या होता है? सेल वॉल भी होती है। अभी हम सिर्फ एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तक ही छोड़ रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की लेयर से। पहले आप ये डायग्राम समझ लीजिए, अगर आपको ये भी समझ आ गया तो आप बाकी चीज़ें तो खुद ही लिख लेंगे। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो हेड है ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और ये इसकी टेल है, ठीक है। मैं आपको एक रफ पेपर में समझाती हूँ। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होती है उसके एक हेड होती है और एक टेल होती है, ठीक है। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। अब एक और टेल आएगी और ये हेड है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल्स लेयर्स होंगी, ठीक। अभी मैंने 3-4 बना दिए, ऐसा नहीं है, इसमें डिस्टेंस होता है, सब अटैच्ड होती है एक दूसरे से। तो ये जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, एक सेकेंड, ठीक है। जो ये हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब आपको पता है? हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, मतलब यहाँ से वाटर इजीली पास हो जाएगा। जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब यहाँ से लिक्विड नहीं, वाटर नहीं जा सकता, बट हमारे लिपिड जा सकते हैं। तो ये हमारा किसके लिए बैरियर है? हाइड्रोफिलिक, लिपिड के लिए बैरियर है, क्योंकि ये वाटर को तो पास होने देता है बट लिपिड को पास नहीं होने देता है। और जो हाइड्रोफोबिक वाली टेल है इनकी किसके लिए बैरियर है? वाटर के लिए बैरियर है, क्योंकि ये वाटर को पास नहीं होने देती है, लिपिड को पास होने देती है, ठीक है। फोलिक और फोबिक। फोलिक का मतलब होता है लव, वाटर लविंग होता है। फोबिक वाटर हेट्रेड, हेट्रेड मतलब हेट्रेड होता है, ठीक है। ये है प्रॉपर एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ये प्रोटीन मैं इस तरफ दिखा देती हूँ आपको। ये प्रोटीन बीच बीच में लगे हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है? कोई भी चीज़ आप यहाँ से, हमारा वाटर और लिपिड की चीज़ें जान में प्रॉब्लम होगी तो इसकी मदद लेके, प्रोटीन की मदद लेके जो भी मटेरियल है वो यहाँ से सिंपली लेयर को पास करके हमारी ऑर्गेनेल्स में पहुँच जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया? अब हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर होती है विथ प्रोटीन्स एंड शुगर्स एम्बेडेड इन देम। मतलब इसमें प्रोटीन भी होगा और शुगर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट चेन बताया, ठीक है। अब ये मैंने आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बताया। ये हमारा हेड हो गया, नीचे टेल है, सेम एक और लेयर है, बीच में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की चेन है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज अरेंज लाइक अ सैंडविच। एक सैंडविच की तरह ही तो अरेंज्ड है कि पहले हमारी एक लेयर, फिर बीच में हमने चीज़ें रखी, एक और लेयर। तो फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है वो एक सैंडविच की तरह ही तो काम कर रही है, ठीक। विथ हाइड्रोफिलिक हेड अलाइन ऑन द आउटर सर्फेस। आउटर सर्फेस पे क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड। और जो इनर सरफेस है उसमें क्या है? सेंट्रल पार्ट में क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल, फॉर्मिंग अ सेंट्रल वाटर रिपेलिंग लेयर। मैंने आपको बताया हाइड्रोफोबिक टेल होती है तो ये वाटर को पास नहीं होने देती है। These differences influences the transfer substances। अब इन्हीं डिफरेंस की वजह से जो सब्सटेंस का ट्रांसफ़र हो रहा है वो ईजिली नहीं हो पाता है, इन्फ्लुएंस होता है। कुछ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हमें पास कराना पड़ रहा है, ठीक। अब मैंने आपको बताया ना कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन कैसे ट्रांसपोर्ट करा रहा है उसकी बात करते हैं हल्के ब्रीफली। द मेम्ब्रेन प्रोटीन परफॉर्म सेवरल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं इनके। ब्रांच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच टू द आउटर सरफेस गिव सेल इट्स इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी। मतलब कि कोई भी कंपाउंड आ रहा है वो कहाँ जाके अटैच हो रहा है, किस रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स करते हैं। ये एक इम्यूनो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। इनका काम होता है कोई भी कंपाउंड आ रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करें, उनकी प्रॉपर रिसेप्टर्स पे उनको अटैच करवाएं, ठीक है। दे एक्ट एज अ रिसेप्टर
फॉर हॉर्मोन्स एंड फॉर अदर केमिकल मैसेजेस। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का दूसरा काम क्या है कि रिसेप्टर वही बात है, बस वर्डिंग्स डिफरेंट है। इसमें आइडेंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें बता दिया कि जो भी रिसेप्टर्स है वो हमारे हॉर्मोन्स को अटैच करते हैं। कुछ मतलब रिसेप्टर्स कैसे हैं, लॉक-इन की आपने पढ़ा है, हर लॉक की डिफरेंट की होती है, वैसे ही हर हार्मोन का अपना एक रिसेप्टर होता है, वो कहीं और नहीं बाइंड करेगा, अपने खुद के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स से एक रिसेप्टर की तरह ही काम करते हैं, जो डिफरेंट हार्मोन्स को या केमिकल्स को अपने ऊपर अटैच करवा सकते हैं। बाकियों को नहीं कराएंगे, एक स्पेसिफिक टाइप का ही हार्मोन या मैसेंजर इन पर अटैच हो सकता है। ठीक, सम ऑफ दीज एक्ट एज एन एंजाइम, ये एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं कुछ। अब जो कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की बात करें, उनका काम क्या होता है, वो होते हैं जो वाटर फिल्ड होते हैं, दैट आर फिल्ड विथ वाटर एंड अलाउ वेरी स्मॉल वाटर सॉल्युबल आयंस टू क्रॉस देम। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे कुछ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को पास होने देते हैं, कि खुद भी वाटर में फिल्ड होते हैं। जो चैनल्स होते हैं इनका ही काम होता है आयन चैनल्स की तरह इनका काम होता है। फिर से बताती हूँ, कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल की तरह काम करते हैं जिसमें वाटर फिल्ड होता है, और इनका काम क्या होता है, कुछ वाटर सॉल्युबल मटेरियल को, आयंस को अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराने का, जिससे कि वो इजीली पास हो पाए। किनका मूवमेंट हो रहा है, आयंस का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं आयन चैनल। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स बनाती हैं जो खुद वाटर में फिल्ड होती हैं, जिनके अंदर खुद वाटर फिल्ड होता है, और ये वाटर सॉल्युबल आयंस का ही मूवमेंट कराती हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सम आर इन्वॉल्व इन पम्प दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ हमारे पंप की तरह काम करते हैं, जो कोई भी सब्सटेंस है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल Na, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम। ठीक है, ये है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप इससे भी देख ले सकते हैं डायरेक्टली। ओके।